हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ई स्टडी विजन चैनल की ओर से आपके लिए क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चंस लेके हाजिर हुई हूँ। तो क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक करना न भूलें। एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे और मैं आपको अच्छे से समझाते जाऊँगी कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन पेज नंबर 6 का इंडेक्स क्वेश्चन कहता है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें उसे क्लीन करना क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, मैग्नीशियम एक हमारा एलिमेंट है और मैग्नीशियम में जब हम उसको खोला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की लेयर हमारे एटमॉस्फेयर से आनी शुरू हो जाती है और उसमें एक ऊपर से लेयर बननी शुरू हो जाती है ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन की लेयर बनने की वजह से जो मेन मैग्नीशियम होता है वो धीरे धीरे ऑक्साइड फॉर्म में होता जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है और इसको जलने में मुश्किल होती है। और जलने में मुश्किल होने की वजह से हमें इसको पहले इसकी ऊपर की परत को हटाना बहुत ज़रूरी है और हटाने के लिए हम उसे पेपर से क्लीन करते हैं। इसीलिए हमें मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना चाहिए बर्निंग करने से पहले, क्योंकि ये लेयर जो होती है ऑक्सीजन की वो कठिनाई पैदा करती है मैग्नीशियम के बर्न होने में, जलने में। तो हम आंसर देख के एक बार देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड विद अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन कैप्ड इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम तक अगर मैग्नीशियम को हम खुला छोड़ देते हैं, एयर में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है और यही जो लेयर होती है वो हिंडर्स करती है मैग्नीशियम को जलने के लिए, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसीलिए उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है बर्न करने से पहले। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया है। अब हम आगे एक एक करके ऐसे ही बताते जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा बैलेंस इक्वेशन करने का है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि बैलेंस इक्वेशन होती क्या है। कोई भी इक्वेशन जिसमें एरो साइड के लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट होते हैं, इनके नंबर ऑफ एटम्स अगर बराबर हो जाएं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, तो वो रिएक्शन हमारी, वो इक्वेशन हमारी बैलेंस इक्वेशन कहलाई जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं हमें उनको बैलेंस करना है। तो हमें फार्मूला लिखना भी आना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का फार्मूला जब तक हमें पता नहीं होगा जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए ये 9th क्लास में सबके फार्मूले अच्छे से दिए हुए, फार्मूले के साथ साथ सिंबल्स भी दिए हुए हैं, तो उनको पहले देखना और उसके बाद ये इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखना। तो हाइड्रोजन का H2 होता है और क्लोरीन का Cl2 होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, लेकिन RHS में जब हम देख रहे हैं तो हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन भी 1 है। अगर हम इस पूरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसके मॉलिक्यूल्स को 2 बना दें, अब क्या हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, अब ये परफेक्टली बैलेंस हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम आगे भी देखते जाएंगे कि नंबर ऑफ़ एटम्स इन RHS बराबर है कि नहीं नंबर ऑफ़ एटम्स इन LHS के। दूसरी क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरी क्वेश्चन कह रही है, बैरियम क्लोराइड को जब हम एल्यूमिनियम सल्फेट में डालें तो बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने से पहले तो हमें इसको लिखना ही पड़ेगा। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है AlSO4। अगर आपको प्रॉब्लम आती है केमिकल फॉर्मूले लिखने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपको केमिकल फॉर्मूले की एक अलग से वीडियो बनाकर तैयार करके ज़रूर दूँगी। तो देखिए, इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला लिखने के बाद बैरियम सल्फेट, उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, एक एक करके सारे एलिमेंट को हम चेक करते हैं। यहाँ पे बैरियम 1 है और यहाँ पे भी बैरियम 1 है, लेकिन यहाँ Cl2 है और यहाँ Cl3 है।
तो यहाँ पे करने के लिए बैलेंस हमें Cl को पहले 3 से इंट्रोड्यूस करना होगा इस पूरे को। जैसे हम इसको 3 से इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्लोरीन इसके 6 हो जाएंगे और यहाँ पे क्लोरीन 3 है तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। और यहाँ पर हमारा जो यहाँ पे 3 है और बेरियम यहाँ पे हमारा 1 है तो हमको यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर लेंगे। तो हमारी दूसरी इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है। इसमें देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे 3BaCl2 Al2SO4 का होल 3BaSO4 2AlCl3 पूरी ही बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन देखते हैं। इसमें सोडियम होता है Na, वाटर होता है H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है NaOH होता है, हाइड्रोजन H2 होता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं बैलेंस ये ऑलरेडी की हुई है। अगर मैं यहाँ देखूँ आपको इस तरीके से हमें लिखना है इसको, बैलेंस तो बाद में करना है। NaOH और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ H2 और यहाँ H3 है, 1 और 2, तो ये 3 है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना। अब ये परफेक्टली हमारी ये बैलेंस हो चुकी है। सोडियम के 2 हैं, यहाँ पे भी सोडियम के 2 हैं। अब इसमें हाइड्रोजन 4 है, इसमें भी हाइड्रोजन 4 है, RHS में भी ऑक्सीजन इसके 2 हैं, इसमें भी ऑक्सीजन 2 है। ये परफेक्टली बैलेंस हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राइट बैलेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इनके स्टेट लिखने हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, साथ साथ में इनके सिंबल्स और केमिकल इक्वेशंस को लिखना है इनके साथ साथ। तो पहला बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर को रिएक्ट कराना है और रिएक्ट कराने के बाद ये बेरियम सल्फेट और निकलेगा और सोडियम क्लोराइड निकलेगा। तो देखिए हमने बेरियम क्लोराइड लिया BaCl2 और सोडियम सल्फेट है हमारा Na2SO4 और ये BaSO4 और NaCl2 में Cl में निकल रहा है। इसको बैलेंस करना है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि Ba जो है SO4 के साथ गया है, यहाँ पे क्या है Ba पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ba पॉजिटिव Na पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है और ये वाला इसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ये हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आ रहा है कि जो Ba है Na को डिस्प्लेस कर रहा है और जो Na है वो Cl में आ रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है ये। और BaCl2 हमारा एक्वस होता है, देखिए एक्वस है, और Na2SO4 हमारा एक्वस है, BaSO4 सॉलिड है, NaCl हमारा एक्वस है। तो इस स्टेट के साथ साथ हमने इसको मिला के सोल्यूशन बना के तैयार किया है और ये बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस भी है। दूसरी क्वेश्चन ले लेते हैं हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ का जो Na है वो H को हटा देगा और इसकी पोजीशन में आ जाएगा और ये H और O इस वाले H के साथ चलेंगे तो H2 बनाएंगे। इस तरीके से ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमारी। जो Na है वो H को डिस्प्लेस कर रहा है क्योंकि Na जो है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना इसको। एक सोल्यूशन है सब्सटेंस X का और ये वाइट वॉश के लिए यूज़ हो रहा है। वाइट वॉश में जो हम पुताई करते हैं अपने घर की, उसमें जो एलिमेंट यूज़ होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है CaO और इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम भी बोलते हैं इसको हम। इसी की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराएं तो हमारा एक वाइट कलर का सॉल्यूशन निकल के आएगा एक्वस, उसको हम बोल लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसको हम स्लेक लाइम के नाम से भी जानते हैं। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Why is the amount of gas collected in one of the test tube in text बुक एक्टिविटी? एक बुक एक्टिविटी कराई है आपकी 1.7 नाम की और उस बुक एक्टिविटी में क्या इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है पानी का।
जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा पानी का वो क्या होता है, फॉर्मूला H2O होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इसको हम अलग अलग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा और वो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। और यहाँ पे तो H2 है, यहाँ पे भी H2 है, लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ एक है, यहाँ कितने आ गए, 2। तो इसमें क्या चेंज करने पड़ेंगे हमें, 2। इससे यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पे भी चेंज करना होगा 2, इसमें भी हाइड्रोजन 4 हो गए। अब परफेक्टली बैलेंस तो है ही। जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 2H2 और O2। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन जो है 2 निकल रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूल कितने हैं ऑक्सीजन के, एटम तो 2 है लेकिन मॉलिक्यूल कितना है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है इसके मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस से डबल हैं। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि वाई इज़ द अमाउंट जो होती है गैस कलेक्ट होते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, जो एक्टिविटी कराई है टेक्स्ट बुक की, वो डबल होती है अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। और जो डबल होती है उसका नाम भी हमें बताना है। तो अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है, बाय क्वेश्चन से भी देख लेते हैं इसको कि वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज। जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो H2 गैस निकलती है एक इलेक्ट्रोड में और दूसरे इलेक्ट्रोड में O2 गैस निकल के बाहर आती है। और इसके रिएक्शन भी बताया अभी आपको मैंने, 2H2O एरो 2H2O2, ये इसके रिएक्टेंट है। और ये एक देखिए, एक जो रिएक्टेंट है वो 2 प्रोडक्ट में डिवाइड हुआ है, तो कौन से रिएक्शन है याद करिए, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल तो निकल रहे हैं हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल निकल रहा है ऑक्सीजन का। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो इसमें 2H2 हमें लगाना ही होगा, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइज जब कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन गैस के हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस का निकल के बाहर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 13 का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन कि इसमें बोला हुआ है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट में ये सॉल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन ये वाला होता है ये ब्लू कलर का होता है, और इसके अंदर जब हम Fe डालते हैं, आयरन नेल डालते हैं, तो इस कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो फेड होना शुरू हो जाता है और ग्रीनिश सॉल्यूशन बन जाता है। इसका ये जो ब्लू कलर है वो ग्रीनिश सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। तो इसमें यही बोला है कि क्यों चेंज होता है। और इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से ऐसे पूछ सकते हैं कि एन आयरन नेल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन of copper sulfate for about 30 minutes, शेयर द चेंज इन कलर। कलर में जो चेंज आएगा उसको बताइए और उस चेंज का रीज़न भी आप बताइए। इस तरीके से दिल्ली में आया है CBSE 2015 के पेपर में। तो बात ये होती है, जब कॉपर सल्फेट को SO4 CuSO4 को आयरन नेल इसके ये सॉल्यूशन के अंदर जब Fe डाला जाता है तो जो निकल के आता है ये कॉपर हाईली रिएक्टिव ये आयरन जो है हाईली रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसकी रिएक्टिविटी सीरीज में। तो आयरन जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से इस कॉपर को बाहर फेंकता है निकाल कर, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसकी जो रिएक्शन बन के तैयार होगी वो FeSO4 और Cu इसका अलग हो जाएगा। और ये FeSO4 जो आता है इसका जो कलर होता है वो ग्रीनिश सॉल्यूशन होता है। इसीलिए बोला जा गया है इसमें कि क्यों चेंज होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है कॉपर का आयरन की वजह से। इसीलिए यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो चेंज होके ग्रीन सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बताया था मैंने आपको, ऐसी रिएक्शन जिसमें आयन का डबल आयन का एक साथ एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पे NaOH HCl है। अब यहाँ पे Na जो है OH को हटा देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अदर है Cl इसका HCl का जो Cl है वो इधर चला जाएगा और OH जो है वो
इधर आ जाएगा H के साथ। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ दो दो चीज़ एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी ही पोजीशन से। जब दो दो एलिमेंट डिस्प्लेस होते हैं, आयंस या एलिमेंट डिस्प्लेस होते हैं अपनी जगह से, तो ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट का अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस विच आर रिड्यूस्ड। देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से अपनी पिछली वीडियो में बताया है ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। फिर से बता देती हूँ आपको मैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। और रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। उल्टे होते हैं आपस में। और यहाँ पे आइए किसकी बात? सब्सटेंस की बात, कि वो सब्सटेंस बताइए जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो रिड्यूस हो रहा है। जो ऑक्सीजन को निकालेगा अपने में से वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा, और जो ऑक्सीजन को लेगा वो कौन सा होगा? रिड्यूस। उल्टे हो जाएंगे इसमें, है ना। तो यहाँ पहला क्वेश्चन यही है। Na में हमने सोडियम में क्या मिलाया है? O2 मिलाया है, तो ये 2Na2O हो गया है। ये सोडियम ऑक्साइड हो गया है। अब ये सोडियम ऑक्साइड हो तो गया है, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है इसमें? NaO। यहाँ पे Na में जो एलिमेंट Na है, हमने इसमें क्या किया? ऑक्सीजन ऐड किया। देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन ऐड किया। और जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ ऑक्सीजन ऐड होता है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है। और किस में हो रहा है ऑक्सीडेशन? सोडियम में हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा है? तो सोडियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और Na2O बना रहा है। दूसरा देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। ये वाली जो रिएक्शन की है इसमें कौन सा हो रहा है? यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है। देख रहे हैं आप, Cu बाहर आ रहा है। तो Cu जो है यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या कर रहा है? Cu निकाल रहा है ऑक्सीजन को। जब Cu निकाल रहा है ऑक्सीजन को, और जब निकालेगा तो क्या हो जाएगा? फिर से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को दूसरा वाला जो है हाइड्रोजन गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो पहले वाले में हम क्या देख रहे थे? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इज Na है, क्योंकि वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, एंड ऑक्सीजन क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। और दूसरे वाले में देखेंगे अगर हम, तो सब्सटेंस रिड्यूस इज कॉपर है। कॉपर रिड्यूस कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन को यहाँ गेन कर रहा है और ये रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए ये रिड्यूस सब्सटेंस है और ये ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।